कुछ याद आया अब इससे? हाँ, फेयर एंड लवली। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसी प्रोडक्ट के बारे में जो हम सब ने अपने बचपन से देखा है। हर घर के एक कोने का हिस्सा वो हमेशा रहा है। कई कहानियाँ उससे जुड़ी हुई है, जो हर एक का स्किन केयर रूटीन हुआ करता था। हाँ, वही पिंक कलर का छोटा सा पैकेट जो कई सालों तक बहुत सारी कहानियों का हिस्सा रह चुका है। पर पता है फेयर एंड लवली कितना पुराना है और वो कब से है? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 1975 में लॉन्च किया गया ये प्रोडक्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट विटामिन B3 बेस्ट स्किन लाइटनिंग क्रीम बन गया और तब से वो हर फार्मेसी शेल्फ से लेके किराना शॉप में दिखने लगा। कई सालों में फेयर एंड लवली ने फेयरनेस और फेस क्रीम सेगमेंट में बड़ा हिस्सा हासिल किया। At its peak, nearly 40 to 45% of the entire market came from this one brand. तकरीबन 60% भारतीय महिला ये प्रोडक्ट डेली इस्तेमाल करती है। लगभग आधी इंडस्ट्री एक सिंगल प्रोडक्ट पे चलती है जो एक्सपेंसिव भी नहीं है ना? काफ़ी शॉकिंग। फेयर एंड लवली की बढ़ती डिमांड और पॉपुलैरिटी ने इट बिकेम अ multi-thousand करोड़ कैटेगरी इन इंडियाज़ पर्सनल केयर मार्केट। हालांकि उसका एनुअल टर्नओवर नंबर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, पर in 2015, HLL's share of market for the Fair and Lovely line generates about $60 million annually. तब उसका दाम था 23 रुपये प्रति 25 ग्राम ट्यूब। इसी के साथ साथ कई इंडस्ट्री रिपोर्ट के माने फेयरनेस और स्किन लाइटनिंग क्रीम ने कंसिस्टेंटली हर साल 100 से 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं। लगभग 38 कंट्रीज़ में फेयर एंड लवली लार्जेस्ट सेलिंग स्किन लाइटनिंग क्रीम बन गई। अगर एक प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो और कई लोग उसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना चुके हो तो वो अपने आप एक बिजनेस इंजन बन जाता है। फेयर एंड लवली की असली स्ट्रेंथ कभी भी उनकी प्रीमियम पैकेजिंग नहीं थी, उनकी अवेलेबिलिटी थी। पर आपको पता है उस समय फेयर एंड लवली की भी एक बहुत बड़ी कंपटीशन थी, केविन केयर्स फॉरएवर ब्रांड, जो इंडिया में 1983 में लॉन्च हुआ। इन जस्ट फ्यू ईयर्स द फॉरएवर ब्रांड गेन 15% मार्केट शेयर। केविन केयर्स फॉरएवर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए HLL ने एडवर्टाइजिंग को बढ़ाने का सोचा और फिर बना इंडियन ब्यूटी मार्केट इंटरेस्टिंग। और फिर अक्सर वो एड्स देखे होंगे आपने, जहाँ गोरी लड़की को वो लड़का मिल जाता है, या वो एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे एक गरीब घर में वो पापा कहते हैं कि काश मुझे लड़का होता। वही पीछे से उनकी सावली लड़की ये सब हताश और निराश होकर सुन रही होती है कि वो अपने घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं उठा सकती। और फिर फास्ट फॉरवर्ड होके सब जादू हो जाता है, लड़के का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो गोरी हो जाती है और उसको जॉब मिल जाता है और उसके बाद उसके पापा खुश हो जाते हैं। ये नहीं बल्कि और इस जैसे कई एडवर्टाइजमेंट बनाए गए जहाँ पे उनका सांवलापन उनके सक्सेस के बीच में आ रहा था। ये टीवी कैंपेन 2001 से 2003 के बीच में दिखाए गए, लेकिन फिर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेंस एसोसिएशन ने हिंदुस्तान लिमिटेड लिवर पर मार्च-अप्रैल 2002 में कंप्लेंट की, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उसके बाद यही वुमेंस एसोसिएशन ने नेशनल ह्यूमन राइट को अपील किया कि इस कंपनी ने रेसिज्म यानी वर्णभेद किया है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जहाँ पे लड़के का स्थान ऊंचा दिखाया गया है। उसके साथ साथ वर्किंग वुमेन का इंसल्ट हुआ है। उसी के चलते ह्यूमन राइट कमीशन ने यह अपील पास की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तक, जिन्होंने ये निर्णय दिया कि ये कैंपेन द केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट ऑफ 1995 का उल्लंघन करता है। ये एक्ट ये कहता है कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं दर्शाना है कि वो किसी रंग, जाति, वंश, पंथ, राष्ट्रीयता का समर्थन करते हैं, और इसी के चलते ये ऐड 2003 में डिसकंटिन्यू हुआ। अगर कोई ब्रांड लोगों को ये कन्विंस कर रहा है कि वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ना होके उनकी समस्या का हल है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी ही ना, क्योंकि कई लोगों के लिए गोरापन एक उम्मीद की तरह थी कि वो भी सुंदर, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बन सकते हैं। लेकिन कुछ बदला, पूरी तरह से नहीं, लेकिन बदलाव की शुरुआत नजर आई। 2020 में पूरे विश्व के कलरिज्म और सुंदरता की चर्चा भारतीय ब्रांड्स तक आखिर पहुंच ही गई और फेयर एंड लवली या उन जैसे कई ब्रांड्स पर सवाल उठाए गए। और उसी प्रेशर में फेयर एंड लवली ने अपने आप को रीब्रांड किया और बन गया ग्लो एंड लवली। फिर उससे क्या बदला? सिर्फ शब्द बदले, फेयर वाइट की जगह ग्लो, रेडियंस जैसे शब्द लगा दिए। टेक्निकली प्रोडक्ट वही था, मैसेजिंग बदली गई। उसी के साथ साथ नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लेके हिंदुस्तान यूनिलीवर फिर आ गया। इंटरनेशनल वुमेंस डे पे HLL ने फेयर एंड लवली फाउंडेशन की अनाउंसमेंट की, जहाँ पे फेयर का मतलब स्किन टोन ना होके फेयर करियर ऐसा रहा। उसी के साथ साथ लगभग 20 शहरों में महिला छात्रों के लिए 100 ग्रामीण स्कॉलरशिप्स का प्रॉमिस किया गया।
लेकिन इतना सब होके भी फेयर एंड लवली इतना सक्सेसफुल कैसे रहा? उसके लिए हमें चलना पड़ेगा भारत के इतिहास से, जहाँ से ये सोच आई। भारत में कई शतकों से गोरी त्वचा को खूबसूरती की व्याख्या समझा गया और इनमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कास्ट सिस्टम और कॉलोनियज़म का है। और उसके बाद सिनेमा और टीवी ने आसानी से और शायद बहुत ज़ोर से ये दर्शाया कि गोरापन मतलब सुंदरता और सफलता होती है। बॉलीवुड में मोस्टली प्रेफरेंस फेयर स्किन टोन को दिया गया। क्या आपने कभी इंडियन न्यूज़पेपर देखा है, वो शादी वाला कॉलम? वहाँ पे बहुत एजुकेटेड और रेप्यूटेड घर के लोगों के एक्सपेक्टेशंस कॉलम में सबसे पहला प्रेफरेंस होता है फेयर स्किन टोन। लड़की तो गोरी ही होनी चाहिए। इसीलिए जब फेयर एंड लवली मार्केट में आया, उसने कुछ नया माइंडसेट नहीं बनाया। उन्होंने पुराने इस सोच को लोगों में सॉल्यूशन बता के बेच दिया। लोगों का ये विश्वास बन गया कि उनकी कीमत, कॉन्फिडेंस, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ ये सब उनके गोरेपन पर निर्भर है। सुंदरता के विषय पर चर्चा अभी भी लोगों के आत्मविश्वास और उनके आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। अभी भी कई घरों में रंगों पर जोक्स काफ़ी नॉर्मल है। लोगों का अरे बेसन लगाना गोरी हो जाएगी वाले एडवाइसेस हर लड़की सुनती है, और अरे ये उससे गोरी है वाले कंपैरिजंस तो सोसाइटी का वो वाला हिस्सा है जो मिटाना काफ़ी मुश्किल है। सालों से यही चला आ रहा है और कई हद तक आज भी वही हो रहा है। डर्मेटोलॉजिस्ट ने बार बार यही कहा कि कोई ऐसी क्रीम नहीं है जो अपने नेचुरल स्किन टोन को चेंज कर सकती है। वो जो ड्रामेटिक बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एड्स में होते हैं, असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है। पर सालों से लोगों ने इन्हीं चीज़ों पर अंधा भरोसा रखा और उसके चलते कईयों ने अपना कॉन्फिडेंस गिराया। आज चीज़ें बेहतर हो रही है, बदलाव की उम्मीद तो नज़र आ रही है। यंग जनरेशन ने काफ़ी अच्छी तरह से ये बात को समझा और अपनाया है। सोशल मीडिया हैज़ गिवन विजिबिलिटी टू एवरी स्किन टोन। अब लोगों को स्किन लाइटनिंग नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें चाहिए स्किन केयर। अब शायद सुंदरता की चर्चा गोरेपन से आगे बढ़ रही है, पर अभी भी कई घरों में, कंजर्वेटिव जगहों पे, पुराने जनरेशन में ये नयापन नहीं आया। शायद इसीलिए ये मार्केट अभी भी चल रहा है, या शायद आगे भी चलता रहेगा। अभी भी आपको किराना स्टोर से फेयर एंड लवली लेते हुए एक महिला तो दिख ही सकती है। ये पूरी कहानी एक क्रीम की नहीं, बल्कि हमारे समाज के एक गलत मुद्दे को पकड़कर उसको पैकेज में बेचा जा सकता है, उस पर है। इट शोज़ हाउ डीपली ब्यूटी एस्पिरेशन कैन बी लिंक्ड बाय वन थिंग, हाउ यू लुक। और यही प्रेशर कि वो सो कॉल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करना है या नहीं, इसीलिए बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पे आके खड़ा करता है, हम सुंदर है या नहीं ये डिसाइड करने का हक किसने दिया और इसकी कीमत कौन चुकाएगा।